हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहां पे ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सभी लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? सभी लोग एक बार कंफर्मेशन देंगे। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे एग्जाम आने वाले हैं फ्यूचर में, है ना, उन सभी में सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हमने किसी बुक से पिकअप कर लिए हो, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन जो पहले कभी ना कभी आपके एग्जाम में नहीं आए, मैंने कहीं ना कहीं से फ्रेम किए हैं ये क्वेश्चन, और उनके आने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उस वजह से मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन, जल्दी से फटाक से ऑडियो वीडियो कंफर्म करें। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, क्षितिज, राहुल, कल्पेश। अ वेरी गुड इवनिंग पंकज, विद्युत प्रभा, राहुल, क्षितिज। आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? चलिए, तो सभी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी एक ही कंडीशन है कि हम ज्यादा टाइम डिले नहीं कर सकते, है ना। जितना भी टाइम हमारा था उस टाइम पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा टाइम आ गया यहाँ पे गायब होने का, है ना। मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। सिर्फ आपको क्वेश्चन विजिबल होंगे और प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेशन के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। ज्यादा क्वेश्चन करने से मतलब नहीं होता, एक क्वेश्चन को कितने अच्छे से करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा हमको भीड़ चाड़ में नहीं चलना है कि हम लोग 50 क्वेश्चन के एक ही दिन में कर लें, उससे आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको एक क्वेश्चन को ऐसा करना है कि उससे 50 क्वेश्चन आपके बन जाए। ये हमारा मेन एम होने वाला है। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सेशन को। पहले अपने आप को हाइड कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या बोला गया, एक नंबर, सब्ट्रैक्टिंग 437 प्लस माइनस 4 फ्रॉम 462 प्लस माइनस 4। इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा परसेंटेज एरर के फॉर्म में बताना है। यहाँ पे बोला गया भाई परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में आपको एरर बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लोगे, देखो 462 है और यहाँ पे 437 है, तो अगर इसको माइनस करोगे 462 मतलब 462 में से 437 माइनस करो, कितना आ जाएगा 23, 25, 25 प्लस माइनस 8, इतना आ जाएगा। ओके, लेकिन आपको आंसर चाहिए किसमें, परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, 8 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, तो सॉल्व कितना हो जाएगा, 4, 8 4 जा 32, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी 32। तो पहले क्या किया आपने, आपको पता ना कि ये जो दिया हुआ आपका क्या टोलरेंस है, ये दिस इज ऑल्सो टोलरेंस, दिस इज ऑल्सो इन टोलरेंस, लेकिन जो टोलरेंस है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। तो जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको डायरेक्टली जो टोलरेंस है वो ऐड होता है, 4 हो गया, लेकिन आपको आंसर परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। तो आपको देखना होगा कि 825 कितना परसेंट है, तो कैसे किया, 8 इंटू 100/25, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा दैट विल बी योर 32। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को भी देख लो भाई। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द सम ऑफ टू वोल्टेज मेजरमेंट, क्या करना भाई, यहाँ पे सम करना है। व्हेन V1 इक्वल्स टू दिस, V2 इक्वल टू दिस, तो आपको यहाँ पे सम करके एरर बतानी है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, ये चीज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जब आप सम करते हो तो ये जो एरर है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन है क्या परसेंटेज फॉर्म में। तो इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा ये 100 प्लस माइनस 1, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये हो जाएगा 80 प्लस माइनस हाउ मच, 80 का 5, 8 पंचे 40/100, मतलब कितना हो जाएगा 4। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया। सम करना कितना हो जाएगा 180 प्लस माइनस 5, कितना हो जाएगा 180 प्लस माइनस 5, लेकिन आंसर आपको किसमें बताना है, परसेंटेज फॉर्म में। तो ये चेक करना है कि 5 180 कितना परसेंट, तो 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 180, तो 500/180, तो 182 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 180 प्लस माइनस 2.8%।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर दैट विल बी योर सी। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, है ना, इस चीज को समझना, ए नहीं हो सकता आंसर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा, दैट विल बी योर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, रैंडम एरर्स आर अदरवाइज नोन एज। जो हमारी रैंडम एरर है उसको हम कौन सी एरर बोलते हैं, रेसिडुअल एरर, ग्रॉस एरर, थ्रेशोल्ड एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, ये बहुत आने की पॉसिबिलिटी, ये आप लिख के लो कि अभी आने वाले कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्या बोलोगे इसका आंसर, जो रैंडम एरर हम किसको बोलते हैं, रेसिडुअल एरर को बोलते हैं। ऐसी एरर जो कि हमको रीजन पता ना हो कि मीटर की वजह से हो रही है या ह्यूमन की वजह से, उसमें क्वेश्चन मार्क हो, उन एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, और रैंडम एरर को बोलते हैं रेसिडुअल एरर, है ना, याद रखना सभी लोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेसिडुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग देखो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक डी आर्सनबल मूवमेंट मीटर है। मतलब कहने की बात बोले तो हमारे पास एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, आपके पास एक यहाँ पे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें करंट कितनी है, 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर। तो सेंसिटिविटी कितनी होगी, तो भाई सबको मैं बताना चाहूंगा सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, 1/IFSD। आपको IFSD यहाँ पे दिया है, तो 1/50 माइक्रो। जब सॉल्व करोगे तो माइक्रो पर कितना, 10⁻6 डिवाइड बाय 50। तो अगर इसको चेक करो कितना, 10⁻4 बाय, तो कितना, 2 × 10⁻4 ओम पर बोल, चेक कर लो भाई। 4 जीरो होने चाहिए ना, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो कितना हो जाएगा भाई, बताओ सभी लोग, दैट विल बी योर ए, है ना। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो यार, आप लोग भी आंसर करते चलो ना, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, अच्छे समझो भाई, चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कॉज सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्यूमुलेटिव एरर, इन्वायरमेंटल एरर। जो भी एरर हमारे पास एटमॉस्फेयर के चेंज की वजह से आएगी, किसकी वजह से एरर आएगी, एटमॉस्फेयर की चेंज की वजह से आएगी, उस एरर को हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर। क्योंकि टेम्परेचर में चेंज होना वो क्या कहलाएगा, आपका इन्वायरमेंटल एरर कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। इस क्वेश्चन को भी देख लो भाई, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप सभी लोग पढ़ो और आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ये जब सभी लोग आप लोग बता दोगे तभी मैं आंसर करूंगा। क्वेश्चन क्या है, द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंप्लाइज द, ऑप्शन ए एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी irrepeatability of the instrument, option C error caused when the pen is stopped at some deflection, option D error introduced in low varying input। इसको सभी लोग अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर बताओ कि क्या हो सकता है, और अच्छे से एनालिसिस कर लो। द स्टैटिक एरर बैंड मतलब एक एरर बैंड आना, बैंड समझते हो क्या होता है, आगे पीछे, ठीक है, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंप्लाइज द, हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो स्टैटिक एरर बैंड आता है वो किसकी वजह से आता है, एरर कॉज्ड बाय द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, irrepeatability of the instrument, error caused when the pen is stopped at some deflection, ऑप्शन डी एरर इंट्रोड्यूस्ड इन लो वेरिंग इनपुट। देखो इनमें से पहले हमको करना होगा क्या, एलिमिनेशन मेथड, तो डी आंसर तो नहीं होगा। अब ए बी सी में से अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ज्यादा चांसेस आंसर होने के वो किसके हैं, आपके सी ऑप्शन के हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर माना जाएगा बेटा वो क्या माना जाएगा, आपका सी ऑप्शन। तो सी विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। जब आप, है ना, कुछ इनपुट मेजर करते हो तो आपका जो पॉइंटर है या पेन है किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे,
उसी क्वेश्चन को क्या मिलता है यहाँ पे, स्टैटिक एरर बैंड मिलता है। स्टैटिक एरर बैंड हमको किससे मिलता है, जब हमारा पॉइंटर या पेन, यहाँ पे पेन लिख दिया गया, आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इमेजिन करिएगा, यहाँ पे पॉइंटर की बात कही जा रही है। जब पॉइंटर आपका किसी एक पॉइंट पे काम करना बंद कर दे, स्टॉप कर दे, तो हमको क्या मिलता है वहां पे, स्टैटिक एरर बैंड मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। इस क्वेश्चन को भी देख लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे इंस्ट्रूमेंट की इनमें से ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मतलब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या बोलोगे आप इसका, तो आप इसमें बोलोगे ड्रिफ्ट, डेड जोन, सेंसिटिविटी। तो मैं आपको बता दूं, आपने सिलेबस में जो जो नाम सुने हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि आपके में डायनेमिक है ही नहीं। तो आपने जो पढ़ा है उसमें आपने फिडिलिटी नहीं पढ़ा। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ टेबल बताई थी ना, क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टैटिक एरर होता है, फिर मैंने बताया था आपको यहाँ पे एक्यूरेसी होता है, फिर बताया था प्रिसीजन होता है, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, है ना, डेड टाइम, डेड जोन, ठीक है, ड्रिफ्ट, ये सारी चीजें मैं आपको बताया हूं। तो ड्रिफ्ट भी है, डेड जोन भी है, सेंसिटिविटी है, इनमें से क्या नहीं है आपका, फिडिलिटी। तो फिडिलिटी आपका क्या है, एक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि टाइम के साथ बदल जाती है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक उसी को बोलते हैं जो टाइम के साथ बदल जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पैरामीटर डिफाइंड एज द नियरर of the indicated value to the true value of the quantity being measured is। जिस चीज को हम मेजर करने वाले हैं उसके इंडिकेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या बोलोगे इसका आंसर? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास जो इंडिकेटेड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू के बीच का जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, वो हमारा कहलाता है स्टैटिक एरर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, डी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, डैश डैश डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब जैसे मान लो एक मेरे पास मीटर है, ये इसकी स्केल है, यहाँ पे लिखा है आपके मान लो 10, यहाँ पे लिखा है आपके पास 100। तो 100 माइनस 10 को हम क्या बोलते हैं, 100 माइनस 10 को हम बोलते हैं 90। और ये हमारा क्या होगा, स्पान ऑफ द लेंथ। मतलब हमारा जो स्केल है इसका लेंथ, उसको हम बोलते हैं स्पान। जो याद रखना, हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रीडिंग के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, है ना। हमारे मीटर की लेंथ बोलते हैं, स्पान बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज को भी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर क्या था आपका, फिडिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है। समझ में आई थिंक आ गया होगा सभी को। क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकना। बंद क्यों हो गया भाई ये फाइल, दोबारा चालू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो विजुअल होगा ना आई थिंक। अब विजुअल है प्रॉपरली, अब कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कभी ऐसा हो जाता है कि स्लाइड बंद हो जाती है धोखे से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स, conformity and the number of significant figure to which the measurement may be made। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या, क्वेश्चन को पहले समझो। ऐसा कौन सा यहाँ पे टर्म है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी, पहला तो कंफर्मिटी और दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको जज करना है, पता करना है कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मेरे जब नोट्स ओपन करोगे तो मैंने आपको चीज बताई थी। प्रिसीजन जब मैं पढ़ा रहा था उस चीज में मैंने आपको बताया था, प्रिसीजन को मैं मतलब मेजर करने के टूल है, और उस टूल का नाम क्या है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई जब एसएफ की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, प्रिसीजन। क्योंकि ये बोला गया ना सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किसका होता है,
प्रिसीजन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑन द फिजिकल सिस्टम बीइंग टेस्टेड इज। इसको देखो भाई फिर से, एरर कॉज मतलब एरर आ रही है, बाय द एक्ट ऑफ किसी के करने से, ऑन द मेजरमेंट ऑन द फिजिकल सिस्टम किसी फिजिकल सिस्टम के मेजरमेंट में, बीइंग टेस्टेड जब हम उसका टेस्ट करते हैं। तो कौन सा मतलब किसी भी चीज को मेजर करते समय, जैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं टेस्ट रेजिस्टेंस है। इसमें आपने वोल्टमीटर लगा के क्या किया, मेजरमेंट किया। तो यहाँ पे जो एरर आएगी वो इनमें से कौन सी एरर होगी, आप इस क्वेश्चन को ऐसे रिलेट कर सकते हो। आई होप अब आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया है कि अगर हमको किसी टेस्ट में फिजिकल पैरामीटर्स के लिए मेजरमेंट करना, तो वहां पे जो एरर आएगी उसको हम बोलते हैं लोडिंग एरर, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो भी कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम द लोड। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी लोडिंग एरर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सोनल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। क्या है, दो कैपेसिटर हैं, उनकी वैल्यू C1 की वैल्यू इतनी है और C2 की वैल्यू इतनी है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उनका रिजल्टेंट कितना आपका एरर होगा ये बताना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, देखो पैरेलल में है, सीधे आपको ऐड करना, क्या करना, C1 प्लस C2 है ना। अब C1 प्लस C2 करोगे तो जब चीजों को आप ऐड करते हो तो टोटल रेट ऐड होता है 2.4 और 1.5, कितना हो जाएगा 2.4 एंड 1.5 आपको हो जाएगा कितना 3.9। तो आपका आंसर हो जाएगा C 3.9 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। तो आई होप सबको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। ये 3 क्वेश्चन हमको और समझने हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं पहले क्वेश्चन रीड कर तो फिर आपको टाइम देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एक्सप्रेशन फॉर मीन टॉर्क, मतलब टॉर्क के एक्सप्रेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है, ऑफ एन इलेक्ट्रोडायनेमो वॉटमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज T प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे m की पावर a ऐसा है ना, m की पावर a को आप ऊपर मान लो, v की पावर b, z की पावर c, where m is the mutual inductance between fixed coil and moving coil, v is the applied voltage and z is the impedance of the coil। तो यहाँ पे हमको a b c की वैल्यू बतानी है, जो यहाँ पे पावर में होगा 1 2 3, वो कितना कितना होगा वो हमको बताना है। तो मैं आपको अगर बताऊं कि हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला था, है ना, वो कितना था, अगर आपके पास बताऊं तो हाफ v स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर dm बाई डी थीटा, है ना। तो देखो भाई m की पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, v का पावर 2 और z की पावर -2। अगर ध्यान से देखो तो यही होगा ना आपके पास आंसर। m की पावर 1 मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे a, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार, और बहुत नया क्वेश्चन था, मतलब ऐसा क्वेश्चन जनरली कोई कराता नहीं है, तभी मैंने आपको कराया है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में तो आया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए। वेरी गुड, टाइम से सभी लोग ज्वाइन किया करिए क्लास को, है ना, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराता ही नहीं हूँ। अभी मैं आपका क्लास स्टार्ट करूँ 15 क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन की मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है, 2-3 दिन लोगों को टाइम लगेगा पता चलने में कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। जैसे तब लोग ज्यादा लोग आएंगे तो हम लोग क्लास का लेंथ बढ़ा देंगे, है ना। हम लोग जो 15 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं उसको हम लोग के जाएंगे 60 क्वेश्चन पर डे एक सेशन में, ये हमको लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा सभी लोग देखना जरा। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। 4 डेफिनेशन हमको दी हुई है एक्यूरेसी की, बताना उनमें से बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है। पहला ऑप्शन क्या है, इट इज द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। देखो भाई मैं आपको बता दूं, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो ये प्रिसीजन के मेजरमेंट के थे ना, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट सिग्नल टू द चेंज इन इनपुट सिग्नल, ये तो होता है आपका सेंसिटिविटी, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजरेबल इनपुट। अरे भाई ये क्या होता है,
ये तो होता आपका रेजोल्यूशन, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्या है, इट इज द क्लोजनेस बिटवीन विच द इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। ये आंसर होगा हमारा। हमारा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है उसी को हम बोलते हैं आपका एक्यूरेसी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका क्या, डी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। धीरे धीरे आप लोग का चीजें फ्लो में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ एरर इन एसी ब्रिज मेजरमेंट इज। जब हम लोग एसी ब्रिज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एसी ब्रिज, ठीक है, याद आया एसी ब्रिज कहाँ पढ़ते हैं, बिल्कुल याद आ गया होगा। तो जब हम लोग एसी ब्रिज पढ़ते हैं उसमें जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें ज्यादातर एरर किसके थ्रू आती है? ऑप्शन ए, एडी करंट, लीकेज करंट, रेसिडुअल इम्परफेक्शन और स्ट्रिप फील्ड। इन चारों में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे एसी ब्रिज में जो एरर आती है, मोस्ट सीरियस एरर आती है, वो हमारा किसकी वजह से आता? तो क्या बोलोगे? अगर आपको पता होगा, जब मैं एसी ब्रिज आपको पढ़ा रहा था तो सबसे पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी, वो क्या था? एक मैंने आपको यहां बताया था, कौन सा कनेक्शन? अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन। याद है आपको? अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन वाली चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक फील्ड आता है जिसको हमको कैंसिल करना पड़ता है। तो हर एक ब्रिज को, जितने भी एसी ब्रिज हैं, उनको एक्चुअल में ऑपरेट करने के पहले हमको जो गैल्वेनोमीटर का जो कैपेसिटेंस है, जो वहां पे स्ट्रे कैपेसिटेंस फ्रेम हुआ है, हमको उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है। तब जाके हमारी मीटर की रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, या फिर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है। तो हमने क्या बोला भाई, कि जो हमको सबसे ज्यादा एरर देखने को मिलती है ना एसी ब्रिज में, वो देखने को मिलती है किसकी वजह से? स्ट्रे फील्ड की वजह से। जो हमारा स्ट्रे फील्ड होता है ना, स्ट्रे फील्ड मतलब बाहर का फील्ड है ना, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारे बाहर का फील्ड, उसकी वजह से हमारे पास हमारे एसी ब्रिज में बहुत ज्यादा एरर देखने को मिलती है। तो ये रहा आज के सेशन के बारे में। आज भी हमने ओनली 15 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, ठीक है, और इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। मतलब मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं और पढ़ाता भी जा रहा हूं, पढ़ भी जा रहा हूं, सॉल्व भी कर रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। मतलब 15 क्वेश्चन 20 मिनट में हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने 15 मिनट में कराए हैं आपको, ये आपके 5 मिनट में हो जाने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आज तो 15 क्वेश्चन है, कल जो क्लास होगी उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 1-2 दिन 30 क्वेश्चन करेंगे। फिर साथ में आपका मेजरमेंट तो चल रहा है, इवनिंग में, मॉर्निंग में एक नया सेशन डाल देंगे आपका, जो कि होगा UW हो जाए या पावर सिस्टम हो जाए, कोई भी एक सेशन हो जाएगा मॉर्निंग में। तो एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में 30 क्वेश्चन, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 60 क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही परफेक्ट सीरीज है आपके लिए। टाइमिंग क्या है क्लास की, अभी तो यही रहेगी। मॉर्निंग वाला क्लास का टाइम का डिस्कशन आपका ग्रुप में हो जाए, जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हो उस ग्रुप में आपका इसका डिस्कशन यहाँ पे हो जाए, ठीक है। चलो, तो आज बस इतना ही करते हैं। इसके आगे की जो भी कहानी होगी वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।